गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। कल की जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने oogenesis पढ़ा, फॉलिकुलोजेनेसिस पढ़ा यानी अंड जनन की प्रक्रिया पढ़ी और पूटक निर्माण की प्रक्रिया अपन ने पढ़ ली है। ठीक है, और उसके अंदर अपन ने ये देखा था कि सेकेंडरी oocyte जो है, ठीक है, यानी द्वितीयक oocyte जो है वो अंडाशय से बाहर निकल कर कहाँ चला गया है, एम्पुला वाले भाग में चला गया है, अंडवाहिनी के एम्पुला वाले भाग में चला गया है और वहां पर वो क्या कर रहा है, स्पर्म का वेट कर रहा है, किसके लिए, निषेचन के लिए। ठीक है, और एक कंडीशन अपन ने ये भी पढ़ी थी कि अगर निषेचन नहीं होता है तो सेकेंडरी oocyte जो है वो डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने वहां पर पढ़ ली थी। ओके, अब आपके यहाँ पर दो साइकिल्स दे रखी है इन द नीट एग्जाम। एक तो है आपके एस्ट्रस साइकिल, ठीक है, और एक है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, एस्ट्रस साइकिल जो है वो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं कर रखी है, लेकिन उसको अपन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले जो साइकिल स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल, और एस्ट्रस साइकिल को अपन हिंदी में बोलते हैं मध चक्र। ठीक है, एस्ट्रस साइकिल को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, मध चक्र। और ये किन में देखने को मिलेगी आपको, ये देखने को मिलेगी नॉन प्राइमेट एनिमल के अंदर। ठीक है, ये मिलेगी नॉन प्राइमेट एनिमल्स में। ठीक है, ये नॉन प्राइमेट्स एनिमल में आपको देखने को मिलेगी। और नॉन प्राइमेट एनिमल्स जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं डॉग, ठीक है, फॉक्स, काउ, शीप, ठीक है, और भी हो सकते हैं, पिग हो सकता है, माउस। ये सारे एग्जाम्पल है किसके, नॉन प्राइमेट एनिमल्स के। तो इन सब के अंदर ये देखने को मिलती है। तो प्राइमेट मैमल्स को छोड़ के, सॉरी ये एनिमल की जगह मैमल्स लिख लो तो ज़्यादा सही रहेगा। मैमल्स यानी स्तनी। ठीक है, तो डॉग, फॉक्स, काउ, शीप, पिग, माउस, रैट, इन सब के अंदर क्या देखने को मिलेगी आपको, एस्ट्रस साइकिल यानी मध चक्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मध चक्र के आधार पर जो मैमल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मध चक्र के आधार पर स्तनी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मध चक्र के आधार पर स्तनी कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। एक तो होता है एकल मध जंतु जिसको अपन बोलते हैं मोनो एस्ट्रस एनिमल। एक तो होता है एकल मध जंतु यानी मोनो एस्ट्रस एनिमल। ठीक है, और दूसरा होता है बहुल मद जंतु। बहुल मद जंतु, पॉली एस्ट्रस एनिमल। ठीक है, तो बहुल मद जंतु के अंदर और एकल मद जंतु के अंदर क्या डिफरेंस है, देखो कि जब ऐसे जंतु जिनके प्रजनन काल में सिर्फ एक बार मद चक्र पाया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एकल मद जंतु कहते हैं। यानी पूरे प्रजनन काल में एक बार ही क्या पाया जाएगा, मद चक्र पाया जाएगा। ठीक है, संपूर्ण प्रजनन काल में एक बार ही मद चक्र
पाया जाता है। तो ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? एकल मद जंतु कहलाते हैं। और बहुमल जंतु के अंदर क्या होगा कि इनके पूर्ण जीवन काल में एक से ज्यादा क्या पाए जाएंगे? मद चक्र पाए जाएंगे। ठीक है, संपूर्ण प्रजनन काल में एक से अधिक बार मद चक्र पाया जाता है। एक से कई बार मद चक्र पाया जाएगा। इसके एग्जाम्पल अगर अपन लिखना चाहें तो इसके एग्जाम्पल है डॉग, ठीक है, फॉक्स, बियर और रैट। फॉक्स, डियर और रैट। और इसके एग्जाम्पल्स की अपन बात करते हैं तो माउस, पिग, माउस, पिग, काऊ, शीप, ठीक है। स्क्वैरल भी आप लिख सकते हो, स्क्वैरल यानी गिलहरी, ठीक है। और कैट भी आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएस्ट्रस एनिमल्स, ठीक है। तो एस्ट्रस साइकिल आपको कहाँ देखने को मिलेगी? नॉन प्राइमेट एनिमल्स को देखने को मिलेगी, ठीक है। मद चक्र के आधार पर स्तनी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है एकल मद जंतु, यानी जिनके संपूर्ण प्रजनन काल में एक ही बार मद चक्र स्रावित हो, तो वो तो कहलाएगा एकल मद जंतु। और बहुल मद जंतु का मतलब संपूर्ण प्रजनन काल में एक से अधिक बार जब मद चक्र पाया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बहुल मद जंतु कहते हैं, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं इसके स्टेप्स की, कौन कौन से इसके अंदर स्टेप होते हैं वो अपन यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, मद चक्र 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। मद चक्र की अवस्थाएं, मद चक्र 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। मद चक्र कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होगा? 4 अवस्थाओं के अंदर पूर्ण होता है। जो पहली अवस्था है इसकी वो है पूर्व मद अवस्था, जिसको बोलते हैं प्री एस्ट्रस फेज। पूर्व मद अवस्था, जिसको अपन ने बोला है प्री एस्ट्रस फेज। देखो पूर्व मद अवस्था के अंदर क्या होता है कि यहां पर अंडाशय के अंदर अंडजनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और ये दूसरी जो फेज है इसकी, दूसरी फेज कौन सी है इसकी? मद अवस्था, जिसको अपन बोलते हैं एस्ट्रस फेज, ठीक है। उसकी तैयारियां स्टार्ट कर देता है। तो यहां पर क्या होती है? पूर्व मद अवस्था के अंदर अंडाशय में अंडजनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और दूसरा मद अवस्था की तैयारी होती है। ठीक है, मद अवस्था में जाने की तैयारी होती है, ठीक है। तो ये 4 अवस्थाओं में पूर्ण होगा। जो पहली अवस्था है वो कौन सी है? पूर्व मद अवस्था। पूर्व मद अवस्था के अंदर अंडाशय के अंदर क्या शुरू हो जाता है? अंड जनन शुरू हो जाता है और मद अवस्था में जाने की तैयारियां स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरी अवस्था जो होती है वो होती है मद अवस्था, ठीक है। इसको अपन पीरियड ऑफ हीट भी कहते हैं। यहाँ पे ऊष्मा रिलीज होती है। क्या रिलीज होगी यहाँ पे? ऊष्मा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ हीट, यानी ऊष्मा रिलीज करने वाली अवस्था है ये, ठीक है। इसको अपन हिंदी में हीट अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट अवस्था, ठीक है। साथ में ये रिप्रोडक्शन अवस्था है, यानी यहां पर क्या होगा? रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको अपन इस अवस्था के अंदर क्या होता है?
प्रजनन होता है। इस अवस्था के अंदर क्या होता है? प्रजनन होता है, यानी यहां पर मैथुन करने की इच्छा होती है। ठीक है, यहां पर क्या होती है? मैथुन करने की इच्छा यानी कामेच्छा जागृत होती है। कामेच्छा को अपन बोलते हैं सेक्स अर्ज। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेक्स अर्ज। ठीक है, तो यह अवस्था सबसे पहले क्या कहलाएगी? पीरियड ऑफ हीट, हीट अवस्था भी आप इसको कहोगे। दूसरी चीज, इसी अवस्था के अंदर क्या होगा? प्रजनन होगा। इसी अवस्था के अंदर क्या होगा? प्रजनन होगा, क्योंकि कामेच्छा जागृत हो जाती है, यहाँ पे सेक्स अर्ज हो जाता है, कॉपुलेशन स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल हाई होने से क्या हो जाता है? सेक्स अर्ज डेवलप होता है। क्या होगा? सेक्स अर्ज डेवलप होगा इन फीमेल। क्लियर? तो यहां पर क्या हो रहा है मध्य अवस्था के अंदर? इसको अपन पीरियड ऑफ हीट भी कहते हैं। इसी अवस्था में प्रजनन होता है। प्रजनन क्यों हो रहा है? क्योंकि कामेच्छा यानी मैथुन करने की इच्छा जागृत हो रही है। और मैथुन करने की इच्छा जागृत क्यों होती है? क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे सेक्स अर्ज यानी कामेच्छा की इच्छा क्या हो जाती है? जागृत हो जाती है। ठीक है, अब इसका जो तीसरा स्टेप है वो है मेटा एस्ट्रस फेज, जिसको बोलते हैं पश्चमद अवस्था। पश्चमद अवस्था। मेटा एस्ट्रस फेज। ठीक है, मेटा एस्ट्रस फेज के अंदर क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा। किसका निर्माण हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो ओव्यूलेशन होने के बाद जो बाकी बचा हुआ भाग होता है रेड कलर का, वो कहलाता है कॉर्पस हीमोरेजिकम। फिर थीका इंटरना और ग्रेनुलोसा सेल के पास कैरोटीन और ल्यूटीन होते हैं येलो कलर के, उनको बोलते हैं अपन कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम किसका स्त्रावण करता है? कॉर्पस ल्यूटियम जो है टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है, जो 4 हार्मोन का स्त्रावण करेगा: प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनिबिन और रिलैक्सिन हार्मोन। समझ में आ गया? तो इस पश्चमद अवस्था के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हो जाता है। और पश्चमद अवस्था के अंदर ऐसा लगता है, ठीक है, जैसे कि प्रेगनेंसी हो रही है। ठीक है, नॉर्मल जो प्रेगनेंसी के अंदर जो चीजें होती है वही इस अवस्था के अंदर होती है। तो इसके ऐसा लगता है कि गर्भधारण जैसी अवस्थाएं यहां पर आ रही है। ठीक है, किसके अंदर? पश्चमद अवस्था के अंदर। इसलिए अपन इसको स्यूडो प्रेगनेंसी भी कहते हैं। स्यूडो प्रेगनेंसी फेज भी कहते हैं। और स्यूडो प्रेगनेंसी फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर जब तक निषेचन नहीं होता है, जब तक निषेचन नहीं होता है तब तक ऐसा लगता है कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो रही है। यानी प्रेगनेंसी के टाइम जो भी क्रियाएं फीमेल में चलती है वो इस अवस्था के अंदर चलना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसको अपन स्यूडो प्रेगनेंसी फेज कहते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, यहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, लेकिन प्रेगनेंसी जैसे हालात यहाँ पर बन जाते हैं बिना निषेचन के ही, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो प्रेगनेंसी फेज। और जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फीमेल क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट हो जाएगी। और ठीक है, अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये सबसे छोटी अवस्था हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगी? सबसे छोटी अवस्था। और फर्टिलाइजेशन अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये प्रसव तक कंटिन्यूसली चलेगी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं अगर निषेचन नहीं होता है तो ये
सबसे छोटी अवस्था है, और अगर निषेचन हो जाता है तो यह अवस्था प्रसव तक बनी रहेगी। ठीक है, तो अगर निषेचन हो जाता है तो यह अवस्था क्या हो जाती है, प्रसव तक बनी रहती है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? फिर चौथी अवस्था की बात करते हैं जिसको अपन बोलते हैं डाई एस्ट्रस फेज या एन एस्ट्रस फेज, अमद या द्विमद चक्र। अमद या द्विमद चक्र जिसको अपन बोलते हैं एन एस्ट्रस फेज या डाई एस्ट्रस फेज। ठीक है, तो इसको डाई एस्ट्रस फेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दो एस्ट्रस साइकिल के बीच की प्रावस्था होती है। ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, डाई एस्ट्रस फेज भी बोल देते हैं। देखो ये एस्ट्रस फेज की बात, एस्ट्रस साइकिल की बात करें तो ये सबसे पहले पहली अवस्था हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, और ये वापस से कौन से स्टार्ट हो जाएगी, पहले स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी एक एस्ट्रस साइकिल, ये भी एक एस्ट्रस साइकिल। ठीक है, तो ये दोनों के बीच की अवस्था है, बीच की है या नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, डाई एस्ट्रस फेज। ठीक है, यानी ये है एस्ट्रस साइकिल फर्स्ट और ये है एस्ट्रस साइकिल सेकंड, और इन दोनों के बीच में पाई जाती है कौन सी अवस्था, डाई एस्ट्रस अवस्था। ठीक है, इसलिए इसको अपन इंटरफेज स्टेज भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, इंटरफेज स्टेज। और इस अवस्था के अंदर बहुत ही कम मात्रा में ब्लड का लॉस होता है। इस अवस्था में बहुत कम मात्रा में ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग को बोलते हैं रक्त स्त्राव होता है। ठीक है, तो ये एस्ट्रस साइकिल की 4 अवस्थाएं हैं। ओके, तो एस्ट्रस साइकिल जो होती है वो 4 चरणों में पूर्ण होती है। पहली जो चरण है वो है पूर्व मध्य प्रावस्था। इस अवस्था के अंदर अंडजनन की क्रिया संपन्न हो जाती है और मध्य अवस्था की तैयारियां शुरू हो जाती है। ठीक है, एस्ट्रस साइकिल के अंदर एस्ट्रस का मतलब ही हीट होता है, तो ये हीट ऑफ पीरियड है। ठीक है, और यहाँ पर प्रजनन होता है और काम इच्छा की इच्छा जागृत हो जाती है, यानी यहाँ पे सेक्स अर्ज होता है। और सेक्स अर्ज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, पक्ष मध्य प्रावस्था। पक्ष मध्य प्रावस्था ऐसी प्रावस्था है जिसमें निषेचन से पहले ही फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी जैसी क्रियाएं होने लग जाती है, इसलिए इनको बोल दिया स्यूडो प्रेगनेंसी फेज। ठीक है, अगर निषेचन नहीं होता तो ये सबसे छोटी प्रावस्था है, इसके खत्म होते ही द्विमद चक्र स्टार्ट हो जाता है। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है, तो यह अवस्था प्रसव तक बनी रहती है, नहीं जब तक बेबी बाहर नहीं निकलता तब तक पश्चमद अवस्था ही बनी रहेगी। ठीक है, फिर आती है आपके द्विमद चक्र। द्विमद चक्र यानी 2 एस्ट्रस साइकिल के बीच का जो चक्र है उसको अपन बोलते हैं द्विमद चक्र। ठीक है, 2 एस्ट्रस साइकिल के बीच का चक्र क्या कहलाता है, द्विमद चक्र कहलाता है। समझ में आया इसे? और इसमें और इसके अंदर क्या होता है, बहुत कम मात्रा के अंदर ब्लीडिंग होती है, यानी बहुत कम मात्रा के अंदर रक्त का स्राव होता है। इट्स दैट क्लियर? तो ये है एस्ट्रस साइकिल। फटाफट से इसको उतारो, फिर आगे पढ़ते हैं अपन। उतारो फटाफट से। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करने वाले हैं
और उसका नाम है मैनस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, कौन सी साइकिल पढ़ने वाले हैं अपन? मैनस्ट्रुअल साइकिल, जिसको अपन बोलते हैं मासिक चक्र बोल सकते हैं, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं रजस्त्राव चक्र। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखो, रजस्त्राव चक्र जो है इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और ये पढ़ने के बाद में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है वो है मैनस्ट्रुअल साइकिल। रजस्त्राव चक्र, मैनस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो मैनस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका ड्यूरेशन क्या होता है, बता सकता है कोई कि उसका ड्यूरेशन क्या होगा? तो मैनस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 28 डेज का। ठीक है, कितने का होता है? 28 डेज का होता है। ठीक है, इंक खत्म हो गया बच्चों, अपने पास में अभी अवेलेबल भी नहीं है, देखते हैं। तो देखो, इसका अगर अपन देखें, रेड पेन से लिखना पड़ेगा। तो इसका ड्यूरेशन अगर अपन देखें तो ड्यूरेशन होता है इसका 28 डेज। ठीक है, ड्यूरेशन क्या होगा इसका? 28 डेज का होता है। ठीक है, ये कहां देखने को मिलेगी मैनस्ट्रुअल साइकिल? फाउंड इन प्राइमेट मैमल्स। ठीक है, एस्ट्रस साइकिल कहां पे देखने को मिल रही थी आपको? नॉन प्राइमेट एनिमल्स के अंदर, नॉन प्राइमेट मैमल्स के अंदर। ठीक है, और ये आपको कहां पर देखने को मिलेगी? प्राइमेट मैमल्स के अंदर। कहां पे देखने को मिलेगी? प्राइमेट मैमल्स के अंदर। ठीक है, और कौन कौन से प्राइमेट मैमल्स? प्राइमेट मैमल्स हैं एप्स। ठीक है, जैसे गोरिल्ला, मंकी और ह्यूमन। ठीक है, ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं ये कौन से एनिमल्स हैं? प्राइमेट मैमल्स के अंदर आते हैं ये सारे के सारे। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर ही ये रजस्त्राव चक्र देखने को मिलेगा। फीमेल ऑफ एप्स, फीमेल ऑफ मंकी एंड फीमेल ऑफ ह्यूमन। ठीक है, इन सब के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? रजस्त्राव चक्र देखने को मिलेगा। अब दो टर्मिनोलॉजी अपन यहां पर पढ़ते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है मिनार्क के, मिनार्क, इसका मतलब होता है जब पहली बार रजस्त्राव चक्र शुरू होता है। इसको रजो दर्शन भी बोलते हैं, हिंदी में लिख देता हूं इसको, रजो दर्शन। ठीक है, जब पहली बार मादा में रजस्त्राव शुरू होता है। ठीक है, तो उस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं? रजो दर्शन कहते हैं। और ये कब शुरू होगा? जब फीमेल 12 से 13 साल की हो जाएगी। जब फीमेल 12 to 13 ईयर्स की हो जाएगी, आफ्टर 12 to 13 ईयर्स, ठीक है, तब क्या होगा? रजो दर्शन होगा। ठीक है, दूसरी टर्मिनोलॉजी है मीनोपॉज। ठीक है, इसको बोलते हैं रज समापन, कि जब मादा में
रजस्राव चक्र पूर्णतया समाप्त हो जाता है। जब मादा में रजस्राव चक्र पूर्णतया समाप्त हो जाता है, ठीक है, तब उसको अपन बोलेंगे मीनोपॉज। और ये कब होता है? आफ्टर 45 to 50 ईयर्स। जब मादा जो है 40 से 50 साल की हो जाती है, उसके बाद उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, यानी पीरियड्स का आना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो इसका ड्यूरेशन कितना होगा? 28 डेज का है। फाउंड कहाँ पर मिलेगी? ये प्राइमेट एनिमल मैमल्स के अंदर मिलती है, एप्स में, मंकीज में, ह्यूमंस में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मीनार का मतलब क्या हो गया? रजोदर्शन। जब पहली बार मादा के अंदर रजस्राव चक्र शुरू होता है तो उसको अपन बोलते हैं मीनार के, जो 12 से 13 साल के बाद स्टार्ट होगा। मीनोपॉज, मीनोपॉज को अपन बोलते हैं रज समापन, ठीक है। जब मादा के अंदर रजस्राव चक्र पूर्णतः समाप्त हो जाता है तो उसको बोलते हैं मीनोपॉज। और ये होता है आफ्टर 45 to 50 ईयर्स के बाद के अंदर, ठीक है। अब अपन इसको पढ़ने से पहले, मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ने से पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं हार्मोनल रेगुलेशन। ये बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट इसी जगह पर छुपे हुए हैं। तो अपन पढ़ने वाले हैं हार्मोनल रेगुलेशन, यानी हार्मोन नियंत्रण। ठीक है, हार्मोन नियंत्रण अगर अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं तो इसके अंदर सबसे पहले देखो, अपन एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। किसकी बात करेंगे? हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस क्या होता है? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, ठीक है। यानी पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। ये एक प्रकार के हार्मोन का स्त्रावन करेगा जिसको अपन बोलते हैं GnRH। ये एक प्रकार के हार्मोन का स्त्रावन करेगा जिसका नाम क्या है? GnRH, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं, कल मैंने इसकी फुल फॉर्म लिखा दी है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये किस पर कार्य करता है? ये कार्य करता है एडिनोहाइपोफाइसिस पर। एडिनोहाइपोफाइसिस पर ये कार्य करेगा। और एडिनोहाइपोफाइसिस क्या है? पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली। पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली। अब पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली है वो दो हार्मोन का स्त्रावन करेगी, ठीक है। पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली भी क्या करेगी? दो हार्मोन का स्त्रावन करेगी। पहला हार्मोन होगा LH और दूसरा हार्मोन होगा FSH, यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और FSH को बोलते हैं अपन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है किस पर काम करता है? वर्क ऑन थीका इंटरना पर। किस पर काम करेगा ये? थीका इंटरना पर काम करेगा, ठीक है। और FSH किस पे काम करेगा? वर्क ऑन ग्रैनुलोसा कोशिका। ठीक है। तो एडिनोहाइपोफाइसिस जो है दो प्रकार के हार्मोन का स्त्रावन करती है। एक हार्मोन का नाम है LH और दूसरे हार्मोन का नाम क्या है? FSH, ठीक है। तो ये किस पर काम करता है? थीका इंटरना पर काम करता है, और ये किस पर काम करता है? ग्रैनुलोसा कोशिका पर काम करता है, ठीक है। थीका इंटरना जो है एक हार्मोन का स्त्रावन करती है जिसका नाम है एंड्रोजन।
ठीक है। थीका इंटरना एक हार्मोन का स्त्रावन करती है जिसका नाम क्या है, एंड्रोजन। और ग्रेनुलोसा सेल के पास एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एक्रोमेटेज। ठीक है। अब ये एंड्रोजन हार्मोन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्ट्रोजन में। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, एक्रोमेटेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है। तो वापस इसको देखो कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज हुआ GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। किस पर काम करता है, एडिनो हाइपोफाइसिस पर काम करेगा, यानी पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली पर काम करेगा। पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली जो है, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली जो है वो दो हार्मोन बनाएगी, LH और FSH। ठीक है। LH किस पे काम करता है, थीका इंटरना पर काम करता है। ठीक है। और FSH किस पे काम करता है, ग्रेनुलोसा कोशिका पर काम करता है। ठीक है। तो LH की जो थीका इंटरना है वो एंड्रोजन हार्मोन बनाती है जो कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में। एस्ट्रोजन में क्यों कन्वर्ट होगा, क्योंकि ग्रेनुलोसा सेल के पास में क्या है, एक्रोमेटेज एंजाइम है जो इस एंड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देती है, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। कल अपन ने फॉलिकुलोजेनेसिस पढ़ा था ना, पूटकीय भवन अपन ने पढ़ा था, पूटकों का निर्माण। अब वहां से एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि सबसे ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल किसके पास होगी, सबसे ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल किसके पास होगी, बताओ। क्वेश्चन है अपना, सबसे ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल किसके पास होती है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल होती है ग्राफियन पुटिका के पास में। सबसे परिपक्व पुटिका है ना वो, तो सबसे ज्यादा सेल किसके पास होगी, ग्राफियन पुटिका के पास। ठीक है। और सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन कौन बनाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन कौन बनाएगा, तो सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन बनाने वाली कोशिका भी कौन सी है, ग्राफियन पुटिका। क्योंकि ग्राफियन पुटिका के पास सबसे ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन भी कौन बनाएगा, ग्राफियन पुटिका। ठीक है। क्योंकि ग्राफियन पुटिका के पास, सॉरी, ग्रेनुलोसा सेल के पास क्या है, एक्रोमेटेज एंजाइम है, तो वो एंड्रोजन को किसमें बदल देती है, एस्ट्रोजन एंजाइम में बदल देती है। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया है, इसको उतारो फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, डन, ओके। तो ये आपका पहला हार्मोनल रेगुलेशन है। अब अपना कौन सा हार्मोन बना है, अपना बना है एस्ट्रोजन हार्मोन बना है। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करेगा वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं अपन। तो सबसे पहले जो हार्मोन लिखने वाले हैं, दूसरा एस्ट्रोजन। ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का पहला कार्य क्या है, कहां से बन रहा है, थीका इंटरना से बन रहा है। कौन मदद कर रहा है, ग्रेनुलोसा सेल मदद कर रही है। ठीक है। तो इसका काम क्या हो गया, यह मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता
है। ये क्या करेगा? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करेगा। और कौन कौन से होते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण मादा में? जैसे कि हाई पिच वॉल्यूम, यानी आवाज का बिल्कुल पतली होना, ठीक है, साथ में आवाज का सॉफ्ट होना, ठीक है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, हिप्स का डेवलपमेंट होना, रजस्त्राव चक्र का आना, ये सारे के सारे द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं किसके? मादा के। जिसपे कंट्रोल कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन कंट्रोल करता है। दूसरा कि जब मैंने आपको बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एंडोमेट्रियम के अंदर दो परतें पाई जाती है, स्ट्रेटम बैसिलिस और स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। हर महीने स्ट्रेटम फंक्शनैलिस निषेचन की अनुपस्थिति में झड़ जाती है और वहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और उसको वापस से रीजनरेट करने का काम कौन करता है? स्ट्रेटम बैसिलिस करती है। तो वो कौन से हार्मोन की उपस्थिति के अंदर करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन की उपस्थिति के अंदर करती है। तो अपन लिख सकते हैं कि यह स्ट्रेटम बैसिलिस से स्ट्रेटम फंक्शनैलिस का निर्माण करता है। ये क्या करेगा? स्ट्रेटम बैसिलिस से स्ट्रेटम फंक्शनैलिस का निर्माण करता है। नेक्स्ट काम क्या होगा इसका नेक्स्ट काम होगा, जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा। किसको पॉजिटिव फीडबैक देगा? LH को। तो LH का लेवल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब जब एस्ट्रोजन बढ़ेगा तब LH भी बढ़ेगा। ध्यान रखना, ठीक है, जब एस्ट्रोजन बढ़ेगा तब क्या बढ़ेगा? LH भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन के क्या काम हो गए? क्या मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, साथ में यह स्ट्रेटम बैसिलिस से स्ट्रेटम फंक्शनैलिस का भी निर्माण करेगा, यानी एंडोमेट्रियम को वापस से रिपेयर करेगा, और एस्ट्रोजन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है LH को, ठीक है। तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ते ही LH का लेवल भी बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? तो ग्राफियन पुटिका सबसे ज्यादा क्या बना रही है? एस्ट्रोजन बना रही है। तो ग्राफियन पुटिका बनते टाइम LH का लेवल भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर एस्ट्रोजन भी क्या बन रहा है? सबसे ज्यादा बन रहा है। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत? अब ये LH का क्या काम है भाई? ये LH क्या करता है, ठीक है, ये देखते हैं अपन। तो तीसरा जो हार्मोन है मेंस्ट्रुअल साइकिल में काम आने वाला, वो है LH, ठीक है। उतारो इसको फटाफट से, फिर LH के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा है LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसका काम क्या होगा? यह कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है। यह कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है कि जब तक LH होगा तब तक कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा। जैसे ही LH का स्तर गिर जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कॉर्पस ल्यूटियम ये क्या है? अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, जो 14 दिन तक मादा के शरीर में रहती है। कब? गर्भावस्था की अनुपस्थिति में, ठीक है। अगर गर्भ हो गया, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी हो गई
तो पूरे 9 महीने तक बना रहेगा, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो 14 दिन तक ये बना रहेगा। इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोल देते हैं? अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। तो LH का काम क्या हो गया साहब? सबसे पहला काम कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है। दूसरा काम यह अंडोत्सर्ग में मदद करता है। और अंडोत्सर्ग क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था, अंडोत्सर्ग का मतलब क्या हो गया कि अंडा जो है ये क्या है? अंडाशय। ये क्या है? अंडाशय। और ये अंडा है। अंडा कौन से रूप में है? सेकेंडरी oocyte के रूप में है। और यहां से ये कहां चला जाता है? अंडवाहिनी में चला जाता है। ठीक है, तो अंडे का अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी में जाना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। और इस अंडोत्सर्ग को मेंटेन कौन करेगा? LH मेंटेन करेगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन मेंटेन करता है। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के 2 काम हो गए। सबसे पहला कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, और दूसरा अंडोत्सर्ग के अंदर मदद करता है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, ये भी अपन देख लेते हैं कि भाई ये है क्या भला कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो LH समझ में आ गया, एस्ट्रोजन आपको समझ में आ गया। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करेगा, स्टेटम फंक्शनलिस को बनाएगा, और LH को पॉजिटिव फीडबैक देगा। तो जब जब एस्ट्रोजन बढ़ेगा तब तब LH भी बढ़ेगा। समझ में आ गया? एस्ट्रोजन कौन सी सेल से बनेगा? ग्रैन्युलोसा कोशिका से। ठीक है, ग्रैन्युलोसा कोशिका जहां ज्यादा होगी वहां एस्ट्रोजन भी ज्यादा होगा। ग्रैन्युलोसा कोशिका कहां ज्यादा होगी? ग्राफियन पुटिका में ज्यादा होगी। तो ग्राफियन पुटिका ही सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन बनाएगा। ठीक है, LH की बात करें तो एक कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है। साथ में कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि जो 14 दिन तक शरीर के अंदर रहती है। किसकी अनुपस्थिति में? प्रेगनेंसी की अनुपस्थिति में। LH का दूसरा काम ये अंडोत्सर्ग में मदद करता है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो 4 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। कॉर्पस ल्यूटियम 4 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। पहला हार्मोन कौन सा है? P यानी प्रोजेस्टेरोन, R और I। तो पहला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। पहला हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। ये एस्ट्रोजन भी बनाएगा बच्चों। ये क्या बनाएगा? एस्ट्रोजन भी बनाएगा, और रिलैक्सिन और इनहिबिन। ठीक है, एस्ट्रोजन यहां से भी बन रहा है और एस्ट्रोजन यहां से भी बनेगा। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है? यह है एंडोमेट्रियम को बनाए रखेगा, एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है। यानी जब तक एंडोमेट्रियम रहेगी तब तक प्रेगनेंसी भी रहेगी। तो ये इसको अपन क्या बोलते देते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर गया, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर गया तो एंडोमेट्रियम की स्टेटम फंक्शनलिस क्या हो जाएगी? झड़ जाएगी। इसलिए प्रेगनेंसी को अगर मेंटेन करना है तो कौन से हार्मोन की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? ठीक है, ये वाला एस्ट्रोजन तो क्या करता है? स्टेटम फंक्शनलिस बनाता है, और ये वाला एस्ट्रोजन क्या करेगा? एंडोमेट्रियम को स्रावी बनाएगा। ये एंडोमेट्रियम को क्या बनाता है? ग्लैंडुलर बनाता है, ग्रंथिल बनाता है, ताकि वहां से स्रावन हो सके। रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव के समय प्यूबिक सिम्फाइसिस को
रिलैक्स करता है, शिथिल करता है। ठीक है। और इनहिबिन एफएसएच के स्तर को गिराता है कि जैसे ही ये एक्सेस में बनने लग जाते हैं तो इनहिबिन हार्मोन रिलीज होगा और एफएसएच का स्तर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। एफएसएच का स्तर गिरेगा तो ग्रेनुलोसा सेल एस्ट्रोजन नहीं बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये कॉर्पस लुटियम, तो ये जो है वो है हार्मोनल रेगुलेशन। कल हम स्टार्ट करेंगे कि मध्य स्त्राव चक्र, रज स्त्राव जो चक्र है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कल अपन इन सारे चीज़ों को कॉन्सेप्ट में लेकर पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी जाके कल की क्लास आपको समझ में आएगी। कल बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। ठीक है, इसलिए आज जहाँ तक मैंने हार्मोनल रेगुलेशंस पढ़ाए हैं उनको आप वापस से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, कल की क्लास में सारे हार्मोनल रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन तभी समझ में आएंगे जब आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आज समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, बाय।